4 साल से गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के साथ जो बातचीत चल रही थी, बिल आखिर जब वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंची, तो हमें पूरी फैमिली समेत हमेशा हमेशा के लिए कनाडा का बुलावा आ गया। ये ऐसी हिजरत थी कि एक बार हम कनाडा पहुँचे तो हमें वहाँ से कभी निकाला नहीं जाएगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान से कनाडा के लिए रवाना हुए तो मुझे क्या मालूम था कि हमारी ज़िंदगी भूचाल के साथ हिल जाने वाली है। क्या वो मराहिल थे जिनमें से हम गुज़रे, क्या क्या बातचीत हुई, इसमें कितना वक्त लगा, कैसे हम कनाडा आए, आज की वीडियो में आपको वो सब कुछ देखने मिलेगा। जहाज़ में बैठे जब हम ऊपर से कनाडा के हदूद में दाखिल हो गए थे तो दिल में अजीब सा इत्मीनान और सुकून बढ़ता जा रहा था। और छठी हिस्स जो इंसान को बताती है कि आप सही कदम उठा रहे हैं या गलत, तो वो चीख चीख के कह रही थी कि तमाम तर थकन के बावजूद हमने बिल्कुल सही फ़ैसला लिया है। नीचे तक जाके आना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं बिलाल ज़फ़र, हमारा कनाडा से। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो बहुत से लोग मुझसे कांटेक्ट करके ये पूछ रहे हैं कि बिलाल भाई कोई तरीका बताएं कि हम कनाडा आएँ, ऐसे आएँ कि एक बार आएँ तो हमें फिर उसके बाद वहाँ से निकाला ना जाए, मतलब हम पक्के पक्के वहाँ आ जाए, पूरी फैमिली के साथ कनाडा आएँ। हालांकि हमारे पास अभी जॉब भी नहीं है, अभी हमने अप्लाई भी नहीं किया और हमें ऑनेस्टली समझ भी नहीं आ रही कि हम कैसे अप्लाई करें। व्यूअर्स, ये वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि मैंने इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ और टाइम लाइन के साथ आपको लेटर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस दिखाते हुए सारा प्रोसेस एक्सप्लेन किया है, सो बिल्कुल भी मिस नहीं करना। कहाँ से इस सिलसिले को शुरू करें, क्योंकि इतने ज़्यादा कंसल्टेंट्स हैं। कुछ लोग मुझे मिडिल ईस्ट से कांटेक्ट करके बोल रहे हैं कि बिलाल भाई, यहाँ पर जो कंसल्टेंट्स हैं वो टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स मांग रहे हैं एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए। इसी तरीके से पाकिस्तान में इस्लामाबाद, कराची, हर जगह कंसल्टेंट्स हैं। लोग पूछ रहे हैं कि बिलाल भाई, इतने हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं, इतने $1000 मांगे जा रहे हैं, क्या ये लेजिट है क्या नहीं। मिडल ईस्ट से भी बहुत लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, इंडिया से भी बहुत लोग कांटेक्ट कर रहे हैं। और मेरा केस सब लोगों के सामने है कि कैसे मैंने खुद बगैर किसी भी कंसल्टेंट को इन्वॉल्व किए अपनी पीआर एप्लीकेशन लॉन्च की। इसमें वक्त लगा, लेकिन उसके बाद मुझे सक्सेस मिली और मैं अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान से फरवरी 2023 में माशाल्लाह कनाडा आ गया हूँ। बहुत से उतार चढ़ाव से हम लोग गुजरे हैं अभी इस 4.5 महीने के अरसे में, और अभी भी बहुत सी चीज़ों के हिसाब से हम लोग अनसेटल्ड हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के हिसाब से सेटल होने की तरफ बात जा रही है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर मुझे आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी एप्लीकेशन खुद लॉन्च करके सक्सेस हासिल की है, और एक बार में सक्सेस हासिल नहीं की। ऐसा नहीं था कि इधर मैंने एप्लीकेशन लॉन्च की और उधर से मुझे अप्रूवल आ गई ट्रूडो की तरफ से कि आ जाएं भाई कनाडा। इस तरह से नहीं हुआ। मैं बहुत से मराहिल में से गुजरा हूँ। ये कहना गलत नहीं होगा कि मैं गिर के संभला हूँ, लेकिन कैसे गिर के संभला हूँ वो आपको आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। और मेरी एप्लीकेशन में मैं किस किस मरहले में से गुजरा और इसमें मेरी कितनी कॉस्ट आ गई, वो सारा आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को थम्स अप भी दे दीजिए, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ख़ासतौर पे फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सबकी रहनुमाई हो, और वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। तो नाजरीन, मैंने सबसे पहले अपनी पीआर एप्लीकेशन लॉन्च की थी
साल 2014 में। और मैंने कनाडा के लिए इस वजह से एप्लीकेशन लॉन्च की थी एज अपोज्ड टू ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि उस वक्त दो मुल्क थे मेरे जहन में, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए मुझे करियर डेवलपमेंट एपिसोड्स लिखनी थी। मतलब ऑस्ट्रेलिया का ये सिस्टम है कि अगर आप एज एन इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेट करके जा रहे हैं परमानेंट रेजिडेंस वीज़ा पर, तो आपको जाने से पहले ही ये प्रूव करना होगा कि कैसे आपका बीइंग एन इंजीनियर जो स्किल सेट है वो उनके स्केल पे पूरा उतरता है, या उनके यार्ड स्टिक या उनके पैमानों पर पूरा उतरता है, या आप इंजीनियर हैं अपने आप को ये पहले प्रूव करें। कनाडा में इस तरह की कोई रुकावट नहीं थी। कनाडा में एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए मुझे सिर्फ एक्सपीरियंस लेटर प्रोवाइड करना था, और एक्सपीरियंस लेटर भी सिंपल था कि गुज़िश्ता 10 साल के अरसे में कोई कम से कम 1 साल आपने अपने प्रोफेशन में काम किया हुआ हो। उस वक्त उनकी वो रिक्वायरमेंट थी, तो वो मुझे प्रूव करना था, और मेरी तो उससे ज़्यादा का तजर्बा था। इस वजह से मैंने कनाडा के लिए एप्लीकेशन लॉन्च की, ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बाकी सारा प्रोसेस तो लंबा था ही, वो सारे डॉक्यूमेंट्स तो मुझे अरेंज करने ही थे, साथ में कैरियर डेवलपमेंट एपिसोड्स भी लिखनी थी। इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया से सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करवा के अपनी CDRs उनको भेज के फिर वहाँ से ओके होता तो फिर वो मुझे रेफ़र करते, फिर मैं फर्दर अपना केस प्रोसेस करता। लेकिन कनाडा में ये चीज़ कनाडा आ जाने के बाद होती है। एक बार आप एज एन इंजीनियर कनाडा आ जाते हैं, फिर आपकी मर्जी है इफ़ यू वांट टू गो फॉर प्रोफेशनल इंजीनियरिंग लाइसेंस और नॉट। मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं जो एज एन इंजीनियर कनाडा मूव करते हैं और उसके बाद PEng का लाइसेंस लेते भी नहीं है, क्योंकि दे कैन मैनेज विदाउट दैट। या तो वो अपना प्रोफेशन ही चेंज कर लेते हैं, या दूसरे प्रोफेशन में उनको अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं, या इंजीनियरिंग में भी उनको जॉब्स मिल जाती हैं, एंड दे आर एबल टू डू इट विदाउट सिक्योरिंग द लाइसेंस। बिकॉज लाइसेंस आपको हर किस्म की इंजीनियरिंग जॉब में रिक्वायर्ड नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर आपने डिज़ाइन पर साइन करने हैं, किसी नक्शे पर साइन करने हैं, ऑब्वियसली यू नीड टू बी अ प्रोफेशनल इंजीनियर टू डू दैट। लेकिन अगर आपने एज अ साइट सुपरवाइजर कहीं पर लगना है, एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर कहीं पर लगना है, तो दे मे नॉट रिक्वायर यू टू बी अ प्रोफेशनल इंजीनियर। तो इस वजह से थोड़ा सा सिंपल है प्रोसेस कनाडा का एज अपोज टू ऑस्ट्रेलिया। यही सोचते हुए मैंने कनाडा के लिए प्रोसीड किया था 2014 में। और सिलसिला मेरा शुरू हुआ था इस तरीके से कि सबसे पहले मैंने IELTS जनरल दिया था इस्लामाबाद में। उसमें मेरा उस वक्त 8 बैंड आया था। IELTS देने के बाद मैंने अपनी एजुकेशन इक्विवेलेंस निकलवाई वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज से। उसके लिए मैं HEC गया, इस्लामाबाद में जो HEC है, हायर एजुकेशन कमीशन, वहाँ से अपने डिग्रीज़ को मैंने अटेस्ट करवा के उन्हीं के सील्ड एनवेलप्स में मैंने WES में भिजवाया, और वहाँ से एजुकेशनल इक्विवेलेंस निकल कर आई। उसमें लगभग मेरा 2 हफ्ते लग गए थे। 2 हफ्ते में वो एजुकेशनल इक्विवेलेंस लग कर आ गई। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा मास्टर्स, पहले मैंने बैचलर्स किया हुआ इन सिविल इंजीनियरिंग, फिर मैंने मास्टर्स किया हुआ कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में, तो वो जूं का तूं अप्रूव हो गया। मतलब कि कनाडा में मेरा बैचलर्स भी रिकग्नाइज होता है और मास्टर्स भी रिकग्नाइज होता है। सो मेरे लिए एक पॉजिटिव चीज़ थी, क्योंकि मेरे एजुकेशन के पॉइंट्स मैक्सिमम बन रहे थे। आपको तो पता ही है कि अगर आप इमिग्रेट करके कनाडा आना चाहते हैं तो पॉइंट बेस्ड सिस्टम होता है। उसमें एजुकेशन के भी पॉइंट्स होते हैं। अगर आपने सिर्फ बैचलर्स किया हुआ है तो आपके पॉइंट्स कम बनेंगे, अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आपके पॉइंट्स ज़्यादा बनते हैं, डॉक्टरेट किया हुआ है तो और भी ज़्यादा बनते हैं। लेकिन मेरी मास्टर्स तक की इक्विवेलेंस निकल आई थी और मैंने अप्लाई कर दिया। मतलब एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए सबसे पहले आपको IELTS जनरल देना है, अपनी एजुकेशनल इक्विवेलेंस निकलवानी है। अब चाहे आप खुद से अप्लाई कर रहे हो, चाहे तो आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करें, ये वो चीज़ें जिनके बगैर आपकी एप्लीकेशन लॉन्च भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप असेस ही नहीं कर सकेंगे कि आपके पॉइंट्स कितने बनते हैं। IELTS में जो आपका स्कोर आएगा उसकी बेसिस पे आप देखेंगे कि IELTS में आपके कितने पॉइंट्स बन रहे हैं। अकॉर्डिंगली वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज से जो आपने एजुकेशनल इक्विवेलेंस निकलवाई है उसके पॉइंट्स आप उसमें ऐड अप करेंगे। फिर आप अपनी एज देखेंगे, एज लिमिट है उस तक मैक्सिमम पॉइंट्स मिलते हैं, उसके बाद से कम मिलने शुरू हो जाते हैं। तो उस वक्त मेरी एज के हिसाब से भी मुझे मैक्सिमम पॉइंट्स मिल रहे थे। तो एज होती है, आपकी IELTS का स्कोर होता है, आपकी एजुकेशन होती है, फिर आपके एक्सपीरियंस के मार्क्स होते हैं। तो एक्सपीरियंस लेटर भी मैंने बनवा लिया था जहाँ पर मैंने काम किया था, और कुछ इनके अलावा 3-4 और क्राइटेरिया हैं, वो भी आसान ही थे। मतलब ऐसे थे कि
एक चुस्त बंदा, एक फुर्तीला बंदा खुद से ये काम कर सकता है। क्योंकि वो लोग जो कहते हैं कि बिलाल भाई किसी कंसल्टेंट को लाजमी बीच में डालना पड़ेगा या नहीं, तो मैं कहूँगा कि अगर आपको एक मतलब कि ऐसे नहीं है कि आपको ना इंग्लिश बोलनी आती है, ना पढ़नी, ना समझनी आती है, फिर तो आप डेफिनेटली किसी का सहारा लेंगे। लेकिन अगर आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं, अगर आप में चुस्ती है, फुर्ती है, तो फिर आप ये काम खुद कर सकते हैं, जैसे मैंने किया। तो सारे डॉक्यूमेंट्स कंपाइल करके मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉन्च की, सिलसिला चल पड़ा। और वो सिलसिला जो 2014 में शुरू हुआ था, वो 2016 में मुझे इंटरव्यू की कॉल आई। और इंटरव्यू उस वक्त पाकिस्तान में नहीं होता था, इंटरव्यू के लिए मुझे अबू धाबी बुलाया गया। अबू धाबी सिर्फ मैं इंटरव्यू देने गया, मुझे अभी तक याद है मेरे तकरीबन 60,000 पाकिस्तानी रुपए लगे थे टिकट्स में। और उसके अलावा डेफिनेटली वहाँ पर जाकर जो स्टे था वो उससे बढ़कर था। लेकिन वो इंटरव्यू में मैं फ़ेल हो गया, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि आपने जो एक्सपीरियंस लेटर दिया है उसमें जो आपने अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन लिखी है वो सिविल इंजीनियर की डेफिनेशन पे 100% पूरी नहीं उतरती। क्योंकि वो बहुत टेक्निकली चीज़ों को देखते हैं। इवन अगर आप हैं सिविल इंजीनियर, लेकिन आपने अपना जो एक्सपीरियंस लेटर है वो उनके NOC कोड में डिफाइंड डेफिनेशन के मुताबिक नहीं बनाया हुआ, तो आप प्रूव नहीं कर पाएंगे कि आप उस प्रोफेशन में हैं। तो ये वो चीज़ है जो मैं गिर के सीखा हूँ, अपनी गलती से सीखा हूँ। आपको बगैर गिरे या बगैर गलती किए समझा रहा हूँ, ताकि अगर आप जब अपना एक्सपीरियंस लेटर बनाएंगे जिस भी NOC के मुताबिक बनाएं। क्योंकि क्या होता है, आप जिस भी प्रोफेशन के थ्रू जा रहे होते हैं उसके रेलिवेंट NOCs होते हैं। तो आपने देखना है जो आपका NOC है, आप सिर्फ सिंपल गूगल करें। फॉर एग्जांपल अगर आप एक नर्स हैं, आप गूगल करें नर्स NOC कनाडा इमिग्रेशन, आपको नर्स का NOC मिल जाएगा। आप उसमें उसकी डिस्क्रिप्शन देखें, उसके मुताबिक ही अपना एक्सपीरियंस लेटर बनवाएं। इसी तरह अगर आप फर्ज करें मैकेनिकल इंजीनियर, आप लिखें मैकेनिकल इंजीनियर NOC कनाडा इमिग्रेशन, गूगल सर्च करें, आपको उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। वो सारी चीज़ें आपने अपने एक्सपीरियंस लेटर में शो करनी होंगी। मनो अन यानी कि बिल्कुल वही कॉपी पेस्ट मत करें, लेकिन आप वो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स अपने एक्सपीरियंस लेटर में डालें। और मतलब वही बनता हो कि आपने वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म की हैं अपने जॉब में, जिस NOC के थ्रू आप कनाडा जाना चाह रहे हैं। तो अगर मैंने सिर्फ अपना एक्सपीरियंस लेटर NOC पढ़ के उसके मुताबिक 2-4 लाइनें उसमें ऐड कर दी होती तो प्रॉबेबली मेरा केस इनिशियली ही अप्रूव हो गया होता और मैं 2016 में कनाडा आ सकता था। उस वक्त मैं सिंगल था। लेकिन बहरहाल वो केस रिजेक्ट हो गया। उसके बाद मैंने इस ख्याल को जहन से जाने दिया कि मैं कभी कनाडा इमिग्रेट करके जाऊँ, और मैं दुबई में काम करने लग पड़ा। उसके बाद फिर मैंने कैसे दोबारा से एप्लीकेशन लॉन्च की 2018 में, किन किन मराहिल में से मैं गुजरा, उसमें मेरी कितनी कॉस्ट, आपके साथ अपने कनाडा की PR की पूरी टाइमलाइन शेयर करने वाला हूँ। जो मेरी कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है CIC कनाडा के साथ, वो आपको सारी मैं दिखाऊंगा। मतलब कि मेरी टाइमलाइन में जितने भी लेटर्स मुझे रिसीव हुए वो सब आपको मैं दिखाने वाला हूँ। इससे एक तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कनाडा की PR हासिल करने में लगभग कितना वक्त लग सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मेरी वॉज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एप्लीकेशन टाइम्स। सेकेंडली आपको ये आइडिया होगा कि कॉरेस्पॉन्डेंस में क्या क्या चीज़ मांगी जाती है एक बार जब आप अप्लाई कर लेते हैं। और तीसरे नंबर पर आपको ओवरऑल ही कनाडा के PR का प्रोसेस काफ़ी हद तक समझ आ जाएगा। ये इस वजह से मैं समझता हूँ बड़े कंटेक्स्ट में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि लेटली गवर्नमेंट ऑफ कनाडा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने ये अनाउंस किया है कि 2023 to 2025 तकरीबन 5 लाख इमिग्रेंट्स को कनाडा की PR दी जाएगी। तो दुनिया भर से बहुत लोग अप्लाई करने वाले हैं कनाडा की PR के लिए। तो चाहे आप पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं, चाहे इंडिया से अप्लाई करते हैं, चाहे दुनिया के किसी भी कोने से कनाडा की PR के लिए अप्लाई करने वाले हैं, चाहे खुद से या कंसल्टेंट के थ्रू, एक्सपेक्ट कीजिए कि जो कॉरेस्पॉन्डेंस CIC या IRCC की मेरे साथ हुई है वो आपके साथ भी होगी। तो क्या क्या होता है कनाडा की PR के प्रोसेस में, क्या क्या मांगा जाता है, चलिए टाइमलाइंस के साथ सारे लेटर्स देखते हैं। नाज़रीन, जब आप अप्लाई करते हैं और आपने एप्लीकेशन फ़ी वगैरह भी पे कर दी होती है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लिए होते हैं, सबसे पहले आपको ये कंफर्मेशन मैसेज आता है जो मुझे रिसीव हुआ था 16 जनवरी 2018 को, जिसमें ये बताया गया था कि आपकी एप्लीकेशन हम तक पहुंच चुकी है और अब हम आपके दिए गए डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करेंगे और फिर आपको बताएंगे फर्दर क्या करना है। इस पूरे में बेसिकली यही कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। 3 जनवरी को मुझे ये लेटर रिसीव हुआ जिसमें इन्होंने मुझे बताया कि 16 जनवरी को हमने आपका अकाउंट क्रिएट कर दिया था और आपकी फाइल एक क्रिएट कर दी थी और अब हम रिव्यू कर रहे हैं
कि आपकी एप्लीकेशन हमारे क्राइटेरिया को मीट करती है या नहीं। अगर करती होगी तो हम आपका केस प्रोसेस करेंगे, वरना आपका केस रिजेक्ट हो जाएगा और आपने अभी तक जो फीस पे की है वो आपको रिफंड हो जाएगी। और बाकी इस लेटर में ये बताया गया कि अगर आपकी कोई भी सिचुएशन चेंज होती है, यानी कि मैंने एज ए सिंगल अप्लाई किया था तो उन्होंने बताया था कि अगर आप शादी कर लेते हो या अपनी जगह चेंज कर लेते हो या आपकी जॉब चेंज होती है या आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट और काम होता है तो आपकी जिम्मेदारी है हमें अपडेट करना। व्यूअर्स, फिर मेरी शादी हो गई थी, मैंने इनको अपडेट किया था, तो उसके बाद मुझे ये लेटर रिसीव हुआ था 22 फरवरी 2018 को, जिसमें बताया गया था कि अब आपकी वाइफ को एज ए डिपेंडेंट हम आपकी एप्लीकेशन में शामिल करेंगे। उसके लिए आपको एक तो 550 कैनेडियन डॉलर्स पे करने हैं, उसके लिए मुझे इन्होंने लिंक दिया। इसके अलावा मुझे कहा कि वाइफ का भी शेड्यूल ए बैकग्राउंड डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करके अपलोड करूं, सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रेवल्स अपलोड करूं वाइफ का, उसके अलावा वाइफ का पासपोर्ट अपलोड करूं और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, मेडिकल वाइफ का उस वक्त हुआ था वो भी इन्होंने मांगा था, और उसके लिए इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं कि कहाँ पर आपने मेडिकल्स करवाने हैं। और ये सारी चीज़ें तकरीबन इन्होंने 30 डेज हमें दिए थे अपलोड करने के लिए, और ये बताया था कि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर इंग्लिश या फ्रेंच में नहीं है तो उसकी अकम्पनीड ट्रांसलेशंस के साथ मैं भेजूँ इंग्लिश या फ्रेंच में। 8 मार्च को मुझे ये लेटर रिसीव हुआ, यानी 28 मार्च 2018, जिसमें मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया गया कि अब मैं एक कैंडिडेट हूँ इमिग्रेशन टू कनाडा के लिए, और मुझे एक जेनेरिक इंस्ट्रक्शंस दी गई कि कैसे वहाँ पर जॉब ढूंढी जा सकती है। उसके लिए वेबसाइट में भी रिसोर्सेज बताई गई और कुछ मजीद वेबसाइट्स की तरफ डायरेक्ट किया गया। ये बताया गया कि कनाडा में जॉब हासिल करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए हो सकती हैं, डिग्री, स्कूल ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह आप रेडी रखें। ये कुछ जेनेरिक इंस्ट्रक्शंस थी। तो ये मुझे रिसीव हुआ था 28 मार्च 2018 को। उसके बाद ये लेटर मुझे 5 जुलाई 2018 को रिसीव हुआ था, और दिस वाज द मोस्ट डिमांडिंग लेटर। अभी तक जितने लेटर्स मुझे रिसीव हुए थे उनमें से सबसे ज्यादा मुश्किल यही था, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें मांगी गई थी। एक तो मुझे राइट ऑफ परमानेंट रेजिडेंस फी 980 कैनेडियन डॉलर्स पे करने थे। सेकेंडली इन्होंने मुझसे मेरा निकाहनामा मांगा था। तीसरे नंबर पर मैंने जितने एम्प्लॉयर्स के साथ काम किया था उनका प्रूफ इन्होंने मांगा था, यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, और लेटेस्ट एम्प्लॉयर के साथ जो काम किया था उसकी पे स्लिप्स वगैरह भी, और सैलरी अकाउंट में ट्रांसफर हुई थी उसकी प्रूफ मुझसे मांगी थी। Hello po, kumusta? My name is Russell Baconga. I am a nurse from Brampton, Ontario, Canada, but I'm originally from here in the Philippines. मुझसे ये भी पूछा गया था कि अब तक आपकी जो बैंक स्टेटमेंट आपने हमें शो की है उसमें कौन कौन से पैसे किस किस दिन कहाँ कहाँ से आए, उसके बारे में जितनी डिटेल्स दे सकते हैं दे। उसके अलावा इनको मैंने इन्फॉर्म कर दिया था कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपना बेबी, तो उसकी एक्सपेक्टेड ड्यू डेट इन्होंने हमसे पूछी थी। फिर मेरे स्पाउस की इन्होंने अपडेटेड बैकग्राउंड डिक्लेरेशन फॉर्म मांगा था, उनकी फोटोग्राफ मांगी थी, मेरी स्पाउस की एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री मांगी थी, और ये कहा था कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर इनमें से कुछ भी इंग्लिश या फ्रेंच में नहीं है तो इसमें आपको प्रॉपरली ट्रांसलेट करवाकर इंग्लिश या फ्रेंच में भेजना पड़ेगा। 19 जुलाई 2018 को मेरा अपडेटेड बैकग्राउंड डिक्लेरेशन फॉर्म मांगा गया। नाजरीन, वो मेरा आखिरी लेटर था 2018 का। उसके बाद 2019 में कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं हुई, 20 में कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं हुई, 2021 में कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं हुई। सीधा हम आ गए 26 जनवरी 2022 की तरफ, और 26 जनवरी 2022 को मुझे ये लेटर रिसीव हुआ जिसमें मेरा अपडेटेड शेड्यूल ए फॉर्म मांगा गया, बैकग्राउंड डिक्लेरेशन का अपडेटेड फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म मांगा गया, ट्रैवल हिस्ट्री, पुलिस सर्टिफिकेट और पासपोर्ट की कॉपी मांगी गई, और हिना की भी शेड्यूल ए बैकग्राउंड डिक्लेरेशन फॉर्म अपडेटेड फैमिली इंफॉर्मेशन सर्टिफिकेट मांगा गया। जब मैंने अपडेटेड फैमिली इंफॉर्मेशन उनको भेजी तो उनको पता चला कि अब मेरी 2 बेटियां पैदा हो चुकी थी, तो फिर उन्होंने मुझे 25 अप्रैल 2022 को दोनों बेटियों के बर्थ सर्टिफिकेट्स अपलोड करने के लिए बोला, उनके पासपोर्ट्स बनवाकर उनकी कॉपीज भी अपलोड करने के लिए बोला, और दोनों बेटियों को अपने एप्लीकेशन में शामिल करने के $450 मांगे, यानी $225 पर बच्चा।
नाज़रीन, IRCC आपको जब भी लेटर भेजेगा तो आपको 30 दिन का वक्त देगा आपकी कार्रवाई पूरी करने के लिए। जब मुझे मेरी बेटियों की प्रोसेसिंग फ़ी और उनके पासपोर्ट्स अपलोड करने के लिए कहा गया तो मेरे से एक मिस्टेक ये हुई थी कि मैं एंड में सिग्नेचर करना भूल गया था। इस वजह से उनको ऑनलाइन डिलीवर ही नहीं हुए थे, जबकि मैं समझ बैठा था कि डिलीवर हो चुके हैं। इसमें खैर मेरी गलती थी। तो मुझे बाद में जब 30 दिन का वक्त गुजर गया, उसके भी तकरीबन 2 हफ्ते के बाद ये 27 जून 2022 को लेटर मौसूल हुआ, जिसमें मुझे फाइनली 15 दिन और ग्रांट किए गए और ये कहा गया कि आप जल्दी से जल्दी पेमेंट रिसीट और बर्थ सर्टिफिकेट्स और पासपोर्ट्स अपनी दोनों बेटियों के अपलोड करें, नहीं तो आपका केस रिजेक्ट हो जाएगा। मैंने वो करवा दिए। तो उसके बाद 6 जुलाई 2022 को हम चारों को मेडिकल्स करवा लेने की इंस्ट्रक्शंस आई। फाइनली हमें पासपोर्ट रिक्वेस्ट आई 16 अगस्त 2022 को। इसको गोल्डन ईमेल कहते हैं और ये हमें पासपोर्ट्स की हार्ड कॉपी को सबमिट करने के लिए कहा गया वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में, ताकि परमानेंट रेजिडेंस वीज़ास के स्टैंपिंग की जा सके। और इस लेटर में हमें बताया गया कि हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और अब हमसे पासपोर्ट्स मांगे जा रहे हैं ताकि हमें कंफर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंस दी जा सके। उसी स्टैम्प्ड पासपोर्ट की बुनियाद पर जब हम कनाडा लैंड करेंगे तो फिर हमें वहां पर PR मिल जाएगी, यानी विद इन अ मंथ और सो हमारी PR प्रोसेस होकर कार्ड्स हमें कनाडा के दिए हुए एड्रेस पर रिसीव हो जाएंगे। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद करता हूं आज की वीडियो देखकर आपको कनाडा की PR की प्रोसेस की ठीक ठाक समझ आ गई होगी। साथ ही साथ आपको ये भी पता चल गया होगा कि वंस यू अप्लाई तो फिर आपको उसके बाद क्या क्या चीजें किस किस वक्त पर रेडी रखनी है, और साथ ही आपको खर्चों का भी अगर अंदाजा चाहिए तो उसके लिए मैंने पहले एक वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ और उस वीडियो को एंड स्क्रीन में भी शो कर दूंगा। वो वीडियो गौर से देखिएगा तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कनाडा की PR में मेरा क्या एक्सपेंस आया। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मैं वीडियो बनाऊं तो आपसे मिस ना हो जाए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। डू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड शेयर इट विद अदर्स, ताकि कोई भी वो गलती करने से बच जाए जो मैंने की और जिसकी वजह से मेरी पहली दफ़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी और उसमें मेरे तकरीबन समझ लें 15 लाख रुपए वेस्ट हुए थे उस वक्त तक। So see you in the next video. Until then, Allah Hafiz. Allah Hafiz.